शुरुआत में पढ़ा कछुआ वंश राजवंशों की बात करें तो उसके बाद में मारवाड़ के राठौर, जोधपुर के राठौर कहते हो, उसके बाद बीकानेर के राठौर, उसके बाद मेवाड़ यानी गोइल वंश, और उसके बाद में चौहान। ठीक है ना। देखो आरंभ में देखेंगे अपन कि चौहान थे कौन, ठीक है ना, कहाँ से आए थे, किसने स्थापना की थी वगैरह वगैरह सारी बात। देखो राजस्थान की ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, झीलें पढ़ी होगी ना, सांबर झील पढ़ी क्या आपने? चलो अब देखो ये एक झील बताई जाती है, कौन सी है? सांबर झील। शाबाश। कौन सी है? सांबर। अब चाहे सांबर कह दो, चाहे सपादलक्ष कह दो, शाकंभरी कह दो, ये सारे नाम की झील के हैं, सांबर झील के। 3 जिलों में आती है, किस किस में? अजमेर, नागौर और जयपुर। लेकिन कागजातों में ये ना जयपुर की फुलेरा रेलवे स्टेशन के पास आती है, इसलिए यूं अगर पूछा जाए ना आपसे नॉर्मल कि किस जिले में आती है, एक जिला पूछा जाए तो कौन सी में आती है? जयपुर में। ठीक है ना। चलो कहा जाता है चौहानों के बारे में कि सांबर झील के चारों ओर उदित होने वाला राजवंश कौन सा राजवंश था? चौहान। चौहान जो है ना ये चरमान शब्द का परिष्कृत रूप है। ये शब्द का चरमान शब्द का परिष्कृत रूप। परिष्कृत का मतलब ये होता है बदला हुआ रूप। ठीक है ना। जैसे कालो लाल में आपने काले कहते थे, मदन लाल में मदन कहते थे, उसी प्रकार से चौहान चरमान शब्द का परिष्कृत। एक बार पूछा भी गया था एग्जाम में, क्वेश्चन ये दिया था कि सांबर झील के चारों ओर उदित होने वाला राजवंश का क्या नाम है? चौहान। ठीक है ना। अब देखो सांबर के पास है कोई भी राजवंश हुआ, हर एक राजवंश की अपनी अपनी कुल देवी जरूर हुई है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हर एक राजवंश की कुल देवी है। तो यहाँ सांबर के पास इधर एक माता का मंदिर है। कौन सी माता है? शाकंभरी माता। ये शाकंभरी माता चौहान वंश की क्या है? कुलदेवी। सांबर के चौहानों की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे आगे फिर अलग अलग चौहानों की अलग अलग कुलदेवी आएगी। यानी सांबर के चौहानों की कुलदेवी कौन सी माता है? शाकंभरी माता। यही सांबर के पास एक तीर्थ स्थित है, देवयानी तीर्थ। कौन सा तीर्थ है? देवयानी तीर्थ। पटवार में पूछा गया प्रश्न था कि देवयानी तीर्थ कहाँ स्थित है? ठीक है ना। शाकंभरी माता जो है ना, शाकंभरी माता के बारे में कहा जाता है कि ये भारत के सबसे प्राचीन माता है, भारत के सबसे प्राचीन माता, इसलिए इसे तीर्थों की नानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी। कौन सी माता को? शाकंभरी माता को, जो सांबर के चौहानों की क्या है? कुलदेवी। ठीक है ना। अब देखो कोई भी राजवंश हुआ, आरंभिक राजधानी सबकी रही है, चाहे कछुआ ले लो, भुई ले लो, राठौड़ ले लो, कोई भी ले लो। सांबर के चौहानों की बात की जाए तो इधर एक स्थान पड़ता है अहिछत्रपुर। शाबाश। कौन सा है? अहिछत्रपुर। यह अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम क्या है? शाबाश। यानी कहा जाता है कि सांबर के चौहानों की राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? ठीक है ना। अब देखो कोई भी राजवंश माना उसका संस्थापक जरूर हुआ है। देखो सांबर के चौहानों के संस्थापक की बात की जाए तो देखो चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव। शाबाश। क्या नाम था? वासुदेव चौहान। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान के द्वारा कब की गई थी? 551 ईस्वी। यानी चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान के द्वारा 551 ईस्वी में की गई थी। ठीक है ना। और इनकी कुलदेवी कौन सी माता? कोई भी राजवंश मानो उनकी उत्पत्ति जरूर हुई है। उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो देखो अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग बातें की आती है। देखो यहाँ एक तो बात आती है पृथ्वीराज रासो के अनुसार। किसके अनुसार? पृथ्वीराज रासो। दूसरी बात जो आती है ना, ये आती है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। किस शिलालेख के अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। अलग अलग बातें हैं, बाद में बात करें, पहले इसकी बात है। पृथ्वीराज रासो ने, पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्रवरदाई। शाबाश। किसने लिखा था? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है एक साल जन्म एक साल मरण। एक साल जन्म होता और एक साल मरते दोनों। इसका मूल नाम पृथ्वीवर्ता बलिवर्त भी कहा जाता है। इसने लिखा था पृथ्वीराज रासो। इसको पूरा किया था इसके पुत्र जलहन ने।
जलहन नाम का इसका एक पुत्र था। इस ग्रंथ को पूरा इसके पुत्र ने क्या था, इसने आधा छोड़ दिया था, ठीक है ना, आधा छोड़ दिया। कब छोड़ दिया था? कहा जाता है कि तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था ना, उसमें गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित करके वो गजनी ले गया था अपने साथ, तो वहां गया था, तो इसने पुस्तक को पूरा करने के लिए अपने पुत्र जलहन को देकर चला गया था। पुस्तक दे जलहन चले नृपकाज, यानी पुस्तक को अपने पुत्र जलहन को देके नृप ने राजा के काम के लिए कहां चले गए थे। इसलिए चंद्रबरदाई ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने एक सिद्धांत दिया था, अग्निकुंड सिद्धांत। शाबाश, कौन सा सिद्धांत? अग्निकुंड सिद्धांत। ये मैंने आपको जब राजपूतों की उत्पत्ति बताई थी तब देखो अग्निकुंड सिद्धांत में क्या बताया चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई कहता है कि अपना सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आबू पर्वत। कौन सा है? आबू पर्वत। ये कहता है कि आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ थे ना, जो यज्ञ करते थे, ठीक है ना। राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग थे ना, वो मांस मदिराएं डालकर इस यज्ञ को अपवित्र कर देते थे। इससे परेशान थे वशिष्ठ। वशिष्ठ जी ने क्या किया थे? अपने देवी शक्ति से इस अग्निकुंड से 4 राजपूत उत्पन्न किए। पहला था प्रतिहार, दूसरा था परमार, तीसरा था चालुक्य। कहा जाता है कि इन तीनों राजपूतों से वो दैत्य राक्षस नहीं माने, तो उन्होंने एक सशस्त्र योद्धा उत्पन्न किया, नाम था चौहान। कौन? चौहान, जिसने इन राजपूतों को उन दैत्य राक्षसों को मार भगाया यहाँ से। कहने का मतलब चंद्रबरदाई द्वारा लिखे गए पृथ्वीराज रासो में दिए गए अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई है? गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से। ये राजपूतों का क्रम है, ध्यान रखना, पूछा गया है परीक्षा। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, यही क्रम है, इनके अलावा और क्रम नहीं। अगर आपसे पूछेगा तो ये क्रम बदल सकता है, इसको इधर दे सकता है, इसको उधर दे सकता है, समझ गए ना। यही है प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, ठीक है ना। अब देखो, अब इस बात में ये इसको मैं थोड़ा सा बाद में बात करता हूँ बिजनेस लेके। अब यहाँ ये बता दिया ना, इसको समर्थन करने वाले, देखो समर्थन करने वालों में पहला नाम आता है सूर्यमल मिश्रण का। कौन आता है? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण कौन था? सूर्यमल मिश्रण 1857 की क्रांति के समय बूंदी के शासक थे राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड के दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण। 1815 में हिंडोली के हरणा गांव में जन्म हुआ था। 1868 में मृत्यु हुई थी सूर्यमल मिश्रण की। एकीकरण 1857 की क्रांति में वीरों को जगाने इन्होंने कई ग्रंथ लिखे थे। वीर सत्सई, सती रासो, दातो रूपाणी, बलवंत विलास, वंश भास्कर, किनके ग्रंथ है? सूर्यमल मिश्रण के। क्या क्या हुआ? वंश भास्कर, वीर सत्सई, सती रासो, दातो रूपाणी, बलवंत विलास, ये सारे ग्रंथ किसके हैं? ये राजस्थान के राज्य कवि कहा जाता है। राजस्थान का राज्य कवि कौन है? सूर्यमल मिश्रण। इन्होंने वीरों के जगाने के लिए इला न देनी अपनी हालरिया हलराय, पूत सिखावे पालने, मरण बढ़ाए मान। समझ में आएगा? इला न देनी अपनी हालरिया हलराय, कहा जाता है कि एक माँ अपने पुत्र को पालने में झुलाती हुई ये सिखा रही है इला। ये इला जो शब्द है ना, ये इसका मतलब होता है धरती। इला न देनी आपने, यानी अपनी धरती नहीं देनी, कि एक माँ अपने पुत्र को पालने में झुलाती हुई ये सिखा रही है कि बेटा युद्ध करते हुए दुश्मन के साथ मर जाना, इधर बैठो, लेकिन दुश्मन को अपनी क्या नहीं देना? इला, धरती नहीं देना। अगर कोई आक्रमण करता है तो उसके साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाना क्षत्रिय धर्म के अनुसार, लेकिन उसे अपनी कभी भी धरती मत देना। इला न देनी आपनी हलरिया हलराय, पुत्र सिखावे पालने, मरण बढ़ाई मान, कि उसके साथ युद्ध करते हुए यदि तू मर जाता है उसे तेरा मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन कभी उसको अपनी धरती नहीं देना। यानी इसको समर्थन करने वाले में एक कौन आगे? दूसरे कौन आते हैं? मोहननाथ नैन सिंह। दूसरे कौन है? मोहननाथ नैन सिंह। मोहननाथ नैन सिंह पता ही आपको, मैंने पढ़ाया था, मारवाड़ के राजा हुए थे। अजीत सिंह के पिता जसवंत सिंह राठौर, जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे मोहननाथ नैन सिंह। इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था ना, क्या था? नैनसिरी का, मोहननाथ नैनसिरी का। ऐसा ग्रंथ बताया जाता है जिसमें कहीं पर भी ए शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। ए शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, ए शब्द का प्रयोग नहीं हुआ।
1670 ईस्वी में गबन का आरोप लगा दिया था इनके ऊपर। गबन का मतलब होता है चोरी। गबन का आरोप लगा दिया था, इसलिए आत्महत्या कर ली थी जेल खाकर। किन्होंने? कौन होता है? नैन्सी, ठीक है ना। और राजस्थान शब्द का प्रयोग मैंने बताया था आपको सबसे पहले किसने किया था? बस ये फर्क था कि ये कंफर्म नहीं हुआ था कि राजस्थान शब्द का प्रयोग उन्होंने भूभाग के लिए किया है या बोले जाने वाले भाषा के लिए किया है, क्या या किसी के लिए किया है। बल्कि कर्नल जेम्स टोड से पहले, कर्नल जेम्स टोड ने भूभाग को राजस्थान का, उससे पहले भी इन्होंने कर लिया था प्रयोग, लेकिन किसके लिए किया ये नहीं था, ठीक है ना। यानी देखो क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे, वो ये देख सकता है आपसे कि अग्निकुंड सिद्धांत से के संबंध में निम्न में से नहीं है। आ रही बात समझ? अग्निकुंड सिद्धांत से संबंधित निम्न में से नहीं है, तो 3 तो देखो, चंद्रवर्धय देगा, सूर्यमल मिश्रण देगा और मोहम्मद नैन्सी देगा। आगे बात, यानी ये चारों जो है ना ये समर्थन करते थे कि सिद्धांत को अग्निकुंड सिद्धांत, ठीक है ना। अब देख उसके बाद में एक दूसरा व्यक्ति आ गया, कर्नल जेम्स टोड। क्या नाम है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड पढ़ा दिया मैंने। 20 मार्च 1782 को इंग्लैंड के लंदन शहर में कर्नल जेम्स टोड का जन्म हुआ था। वो सारी चीजें पढ़ाती, राजस्थान में वो पॉलिटिकल लेजेंड के रूप में आया था। छोड़ो बात। कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है? कर्नल जेम्स टोड ये कहता है कि नहीं, मेरे अनुसार चौहान जो है ना वो विदेशी है। कौन है? विदेशी। विदेशी कैसे विदेशी है मैं बताऊं भाई, मैं बताओ साहब। ऐसे विदेशी है कि ये बात सही है कि आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ यज्ञ करते थे, ये तो सही है क्या? और क्या सही है? और ये भी सही है क्या? देखते राक्षस जो है ना वो मांस मदिरा डालकर उस यज्ञ को अपवित्र कर देते थे, ये भी सही है। तो गलत क्या है साहब? कि गलत ये है कि उन्होंने इन राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न नहीं किया। तो डाउनलोड किया मोबाइल में, क्या किया कि उन्होंने क्या किया, वशिष्ठ ने आबू पर्वत के आसपास जो विदेशी लोग रहते थे ना उनको हथियार दे दिया, आशीर्वाद देकर उनको हथियार दिए, और उन लोगों ने ही मार भगाया था उन दैत्य राक्षसों को जो क्या कर रहे थे, अग्निकुंड को अपवित्र या उनकी जो सेवा भाव या फिर अग्निकुंड जो था उनका प्रतिज्ञा का जो कुंड था उनको अपवित्र कर रहे थे ना, उनको उन विदेशी लोगों ने मार भगाया था। और वही विदेशी लोग बाद में राजपूत कहलाए थे। जब मैंने राजपूतों की उत्पत्ति पढ़ाई थी आपको, उसमें भी कहा था मैंने कि विदेशी का मत यानी कर्नल जेम्स टोड है ना वो राजपूतों को क्या मानता है? विदेशी मानता है। अब देखो ये अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करता है इसका। एक बार क्वेश्चन भी पूछा था, जब बहुत बड़ा क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये दिया था उसने कि कर्नल जेम्स टोड अप्रत्यक्ष रूप से, किस रूप से? अप्रत्यक्ष रूप से किसे समर्थन करता है? आगे बात सुन, अप्रत्यक्ष रूप से कर्नल जेम्स टोड अग्निकुंड सिद्धांत को समर्थन करता है। वैसे इनके अनुसार राजपूत कौन थे? विदेशी, ठीक है ना। चलो अगली लास्ट बात आती है, कौन सा शिलालेख है? बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख। देखो बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया की बात की जाए ना, शिलालेख बिजोलिया की बात की जाए तो मैंने आपको पढ़ाया था क्या, 1527 का खानवा युद्ध, मारना सांगा वर्सेस बाबर के। उस युद्ध में जगनेर, एक रियासत आती है छोटी रियासत जगनेर यूपी में है, वहां का एक व्यक्ति था अशोक परमार। अशोक परमार ने खानवा युद्ध में सैनिक सहायता की थी महाराणा सांगा। सैनिक सहायता करने की वजह से महाराणा सांगा ने खुश होकर ये ऊपर माल की जो जागीर थी ना, ऊपर माल नाम था पहले, ऊपर माल की जागीर अशोक परमार को उपहार में दी थी। अशोक परमार ने ऊपर माल की जागीर के स्थान पर ठिकाना बसाया था, कौन सा? बिजोलिया ठिकाना, ठीक है ना। यहाँ का जो शिलालेख है ना उसको इसी नाम से जाना जाता है, बिजोलिया शिलालेख, ठीक है ना। चलो ज्यादा बात फिर अपन बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़े। राजस्थान के संपूर्ण किसान आंदोलन में सबसे बड़ा किसान आंदोलन था जो लगभग 44 वर्षों तक चला था, ठीक है ना, वहाँ बात करेंगे। भारत का सबसे बड़ा और अहिंसात्मक किसान आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है ना, बात करेंगे। 3 चरणों में हुआ था। देखो बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख कब का है? 1170 ईस्वी का। कब का है? 1170 ईस्वी का। इस बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई गई है। क्या बात? किससे बताई गई थी? ब्राह्मणों से। वत्स गोत्र ब्राह्मणों से, विप्रसर गोत्र इनके बारे में लिखा गया। वत्स गोत्र ब्राह्मणों से, यानी आप ये कह सकते हो कि देखो ब से क्या हो रहा है? बिजोलिया, और ब से ब्राह्मण यानी चौहान। चौहान के तो चाहे राजपूत के तो। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान कौन थे? ब्राह्मणों से उत्पन्न, ठीक है ना बात। इधर देख लो
साम्राज्य के चारों ओर उदित होने वाला राजवंश कौन सा है? इनकी राजधानी क्या थी, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? इनकी कुल देवी जिसे क्या कहते हैं? देवयानी तीर्थ कहाँ है? चौहान वंश की स्थापना किसने की? कब की? 551 ईस्वी में। कौन सा ग्रंथ है? किसने लिखा? कौन सा सिद्धांत दिया? राजपूतों का कर्म क्या है? चौहान। अग्निकुंड को समर्थन करने वाले में और ग्रंथ क्या लिखा? विदेशी कौन बताता है? कर्नल। ठीक है ना, रोक दो। चलो अब आगे बात करते हैं, यही क्या ये रोक देना हो गया।